सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्ते मंदाकिनी जी। सभी श्रोताओं को, सखियों और सखाओं को नमस्ते। जरा मैं जा रही हूँ अरे मुझे लड्डू बनाना है। ममता जी, कल मकर संक्रांति, आज लोहड़ी है। आज मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। ममता जी, मंदाकिनी जी, आपने कौन सी सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ रखी है? हाँ? अरे इतने सारे मुझे काम करने हैं और आप मुझे बोलने नहीं दे रही। आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। सखी सहेली कौन करेगा? आपको काम करने हैं, मैं आपकी मदद करवा दूंगी। आपको लड्डू बनाने हैं, आपको अलाव जलाना है, आपको पतंग उड़ानी है, सब कुछ करना है। मैं आपका साथ कर उड़ाने की तैयारी करनी है। हाँ, तो मांझा और लटाई मैं ले आऊंगी। लटाई आपके लिए मैं पकड़ लूंगी। सखी सहेली तो ऐसा मंच है कि तो फिर सब कुछ संभव है। सखियां जुड़ जाएंगी। हाँ। पतंग बनाने की विधि भी बताएंगी। मांझा कौन सा तैयार करती है, वो भी बता देंगी। मांझे से उंगली कटी थी बचपन, वो भी बताएंगी। और ये भी बताएंगी कि कौन से लड्डू उनके घर में बनते हैं। और आज तो आपको तिल और चावल और गुड़ जो है, मूंगफली भी देकर जाएंगी। वो सखियां आपके लिए भेजने आने वाली हैं। और एक चीज और, उनके प्रदेश में, उनके शहर में कौन सा व्यंजन बनता है लोहड़ी पर, क्योंकि आज लोहड़ी है। तो चलिए फिर लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं हम अपने सभी सखियों और सखाओं को देते हैं। थैंक गॉड श्रोताओ, ममता जी रुक गई है, वरना मुश्किल हो जाता। ये सखी सहेली में आज मेरा साथ कौन देता? मंदाकिनी, देखिए सच कहें तो सखी सहेली को छोड़कर कहीं भी जाने का दिल करता नहीं। हाँ। लेकिन हुआ क्या कि इतना सारा काम सिर पर आ गया ना, तो फिर लगा कि पहले सारे काम निपटा लूं। फिर घड़ी की ओर देखा तो फिर लगा कि सारे काम छोड़कर पहले सखी सहेली और उसके बाद सारे काम। और हम आपकी मदद करेंगे ना, और साथ में खाएंगे भी जो आपने व्यंजन बनाए हैं। आपकी मदद कर रहे हैं। और वो ये कि आज क्या क्या विषय हैं, जिन विषयों पर हमारी सखियों और सखाओं को अपनी टिप्पणियां भेजनी है। बिल्कुल, देखिए आज का विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जितने भी विषय हैं, एक तो है कि विनाश के कगार पर बढ़ती हमारी धरती। बताइए एक बात हमें बताइए कि हम समंदर के किनारे घूमने जाते हैं, नदियों के किनारे घूमने जाते हैं। कभी इस बात पर ख्याल आया कि कभी अचानक नदी में बाढ़ आ जाती है, कभी नदी में सूखा पड़ जाता है, यहाँ तक कि समंदर में भी पानी बढ़ रहा है। इस पर कभी गौर किया है? और लोग कहते हैं कि अब एक दिन ऐसा आएगा कि समंदर में इतना पानी बढ़ जाएगा कि तटीय इलाके पूरे डूब जाएंगे। तो ये जो जलवायु का जो परिवर्तन है, पर्यावरण का असंतुलन है, इसके जिम्मेदार कहीं हम ही तो नहीं? इस पर ही गौर करना है आज। ग्लोबल जो वार्मिंग है, बिल्कुल। तो इस पर भी तो धरती कैसे बचाएं, ये इस पर बात करेंगे बिल्कुल। और इसके अलावा क्या करेंगे, आज लोहड़ी पर तो बात करनी ही है कि लोहड़ी आप कैसे मनाएंगे। नई फसल जो हमारे किसान जो काटते हैं आज के दिन, उसके बारे में वो हमें बताएंगे। और आज सखी विशेष होगा मनु भाकर पर। और क्या होगा? और भोगी लोहड़ी के विशेष व्यंजन, मतलब भोगी लोहड़ी के जो खास व्यंजन होते हैं उसके बारे में हमारे श्रोताओं की क्या जानकारी है और कैसे बनता है। जैसे कि हम बताते हैं कि महाराष्ट्र में खास तौर से आज बाजरे की रोटी बनाई जाती है और मूंग की दाल की खिचड़ी बनती है। बहुत सारे प्रदेश में 14 तारीख मतलब कल मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनती है और दही चूड़ा खाया जाता है। बिल्कुल, उसे हमारे यहाँ खिचड़ा कहा जाता है। और इसमें हम कभी तो चावल का खिचड़ा बनाते हैं या फिर बाजरे का खिचड़ा बनाया जाता है। अब हम आपको रोक रहे हैं। अब चलिए बचपन के संसार में चलते हैं। चलिए पतंग उड़ाते हैं, है ना? तो भाई पतंग उड़ाने की बात हमने सुनी और अपने श्रोताओं को भी सुनवाई। अब इसी बात पर हमारे श्रोताओं ने भी कुछ बातें लिखी कि आपकी छेड़छाड़ बड़ी अच्छी लगी हमें। अच्छा। और हाँ, तुरंत टिप्पणी भी आ गई और बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की। भाई मैं अपनी सखियों और सखाओं को कहना चाहूंगी, छेड़छाड़ नहीं थी, हकीकत थी। ममता जी सच में लड्डू बनाने जा रही थी और पतंग उड़ाने जा रही थी, है ना? सचमुच। तो मैंने इन्हें रोका श्रोताओं। दरअसल क्या होता था, बचपन में हमें पतंग उड़ाने का मौका कहाँ मिलता था। ये बात होता क्या था, लेकिन लड़ाई पकड़ने का मौका तो मिलता था। भाई बहन जो बड़े भाई होते थे वो पतंग उड़ाते थे आसमान में, ये काटा वो काटा करते थे और हमें
सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जिंदगी से जोड़ती हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी ममता जी, पतंग की जब बात चली है तो अभी राजस्थान में भी और भी शहरों में कल मकर संक्रांति को बहुत ज्यादा पतंग उड़ाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक अपील जारी की जाती है कि भाई पतंग का जो मांझा है वो आप सादा मांझा रखें, क्योंकि वो जब आप उड़ाते हैं तो उससे जो है हमारे निर्दोष पशु पक्षी जो है उनकी गर्दन कट जाती है। या हम आम जन जाते हैं, अचानक से धागा आता है। मैं आपको अपनी एक आज से 10 साल पुरानी बात बताना चाहूंगी कि मैं कहीं से आ रही थी और अचानक मांझा मेरे गले से सर करता निकला और मेरा गला पूरा यहाँ से लहूलुहान हो गया। तो इसी तरह से हमारे जो नाजुक पक्षी हैं, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, वो भी घायल हो जाते हैं। तो एक अपील जारी की जाती है कि जहाँ ये कहा जाता है कि जो मांझा है वो सादा मांझा इस्तेमाल किया जाए। एक खास तरह का आजकल मांझा चला है, चाइनीज मांझा, जिसका बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। अखबारों की सुर्खियों में ये बात आजकल आ रही है कि इस तरह के मांझे का उपयोग ना करें। सस्ते दाम पर भले मिल जाते हैं, लेकिन वो बैन है। आप उसको चोरी छिपे भी करते हैं तो एक अपराध की श्रेणी में वो आता है। आपकी उंगली भी कट सकती है, आपके घर के बच्चों की उंगली कटती है। और मैंने कहा ना, जैसा कि निर्दोष जो पशु पक्षी आकाश में विचरण कर रहे हैं उनकी गर्दन कट जाती है, वो घायल हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो मर भी जाते हैं। अब आपकी पुकार तो हमारे श्रोताओं ने सुन ली, अब जरा हमारी पुकार भी आप सुन लीजिए। अच्छा, हमारी पुकार धरती की ओर से। हाँ, यानी आप धरती बन के पुकार रही हैं। धरती कह रही है बार बार। ये कविता की शक्ल में अपनी बात मैं कह रही हूँ। अच्छा, एक कविता है। धरती कह रही है बार बार, सुन लो मनुष्य मेरी पुकार। बड़े बड़े महलों को बना के मत डालो मुझ पर भार। पेड़ पौधों को नष्ट करके मत उजाड़ो मेरा संसार। मैं रूठी तो जग रूठा, मैं रूठी तो जग रूठा, अगर मेरे सब्र का बांध टूटा। बिल्कुल नहीं बचेगा कोई, कभी बाढ़ तो कभी सूखा, और भूकंप जैसी आपदा सहते जाओगे, बच नहीं पाओगे। धरती की बस यही पुकार, मत उजाड़ो मेरा संसार। ये किसी अनाम कवि की कविता आपने पढ़ी। बहुत ही सुंदर कविता थी और बहुत महत्वपूर्ण कविता थी ये। तभी तो कहा गया है ना कि धरती है जीवन का आधार और आओ करें इससे बेहद प्यार। और ममता जी, वैज्ञानिकों का तो ये भी मत है कि जो वातावरण में फैले प्रदूषण के कारण धरती का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया है ना। तो धरती विनाश के कगार पर है, ऐसा कहा जा रहा है। और धरती पर जैव भौतिकी प्रणालियां अस्थिर हो रही हैं और ये अपरिवर्तनीय रूप से बदल भी सकती हैं, ऐसी खोज की गई है। सही कह रही हैं मंदाकिनी जी। और शोधकर्ता तो ये भी मानते हैं कि आज भी कई जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। बहुत सारी मछलियां जल से गायब हो रही, पानी से गायब हो रही हैं, क्योंकि पानी में केमिकल्स मिल गए हैं। और धरती का ताप भी लगातार बढ़ रहा है। अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो हो सकता है कि धरती पर बहुत उथल पुथल हो जाए। और ये भी कहते हैं कि आज से 260 मिलियन यानी लगभग 26 करोड़ साल पहले धरती को सामूहिक विनाश झेलना पड़ा था। अच्छा, इस दौरान पूरी पृथ्वी जीव जंतुओं से विहीन हो गई थी। तो कहीं ऐसा न हो कि धरती फिर से हमें ये नजारा देखने को मिले, बिल्कुल एक विनाश हो। तो आधी शताब्दी में ही ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी के अंधाधुंध दोहन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र का 2/3 हिस्सा नष्ट होने की कगार पर है। और साथ ही जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल डीजल के बढ़ते प्रयोग और जनसंख्या वृद्धि की तेज रफ्तार से धरती के सीमित संसाधनों पर दबाव भी डाल रही है। तो यही धरती के विनाश का कारण भी बनेंगे। और वायु और ध्वनि प्रदूषण भी धरती के विनाश की ओर इशारा कर रहे हैं। ये प्रदूषण न सिर्फ इंसानों की आयु को कम कर रहे हैं बल्कि सारी पृथ्वी के विनाश का कारण भी बन रहे हैं। वायु प्रदूषण से निरंतर जो तकलीफें हो रही हैं वो एक ऐसा संकेत है जिसके लिए हम सबको सजग हो जाना चाहिए। जैसे फेफड़े में इन्फेक्शन है और सांस लेने में तकलीफ है, हवा में जो जिस तरह से संक्रमण है, आए दिन हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। असल में जो वायु प्रदूषण है उससे हमारा शरीर भी नहीं झेल पाता है। और साथ ही जो ध्वनि प्रदूषण है ममता जी, वो भी सबसे एक जो पशु पक्षियों के प्रजनन तंत्र पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया है। जितनी भी चीजें पृथ्वी पर स्थित हैं वे सारी की सारी हमारे लिए अनमोल है, जिसका मनुष्य तेजी से उपयोग तो कर रहा है लेकिन उसकी हिफाजत नहीं कर रहा है। दिन प्रतिदिन पृथ्वी की संपदा खत्म होती जा रही है और इस वजह से धरती विनाश की ओर बढ़ रही है।
तो इस संपदा का हमें संरक्षण करना ही होगा और धरती को विनाश से बचाना ही होगा। बिल्कुल। वरना जब इस तरह के गाने जो लिखे गए, जो हम अभी सुनवाने जा रहे हैं, अनुपमा फिल्म का गाना, तो गीतकार की कलम से कितने सुंदर गीत लिखे हैं। बिल्कुल। जब धरती ही हरी भरी नहीं रहेगी, खूबसूरती नहीं रहेगी, तो ऐसे गाने कहाँ से निकले? बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर गाने सिर्फ गाने तक ही सीमित न रह जाए, हमें भी तो ये सोचना है ना कि जो लिखा गया है वो हम अक्षरशः सही साबित कर पाए। और एक इंसान ही कर सकता है। जिस तरह से हम अपनी जिंदगी में नियंत्रण खोते जा रहे हैं, हमारी इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का जो विस्तार हो गया है, वहां पर हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा और धरती को बचाना होगा। हो रहा है। और जब पर्यावरण का असंतुलन होगा तो फिर निश्चित रूप से धरती को नुकसान पहुंचेगा। और अगर धरती को नुकसान पहुंचेगा तो फिर मान के चलिए कि जैसे हम आज लोहड़ी पर्व मना रहे हैं, कल मकर संक्रांति मनाएंगे, परसों कोई और पर्व मनाएंगे, तो किस तरह से हम मनाएंगे जब धरती के क्षति से ही हम उबर नहीं पाएंगे, हम दुनिया में रहेंगे ही नहीं। देखिए मंदाकिनी जी, ये हमारी ही समस्या नहीं है, अपने देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या हो गई। कभी घर बनाने के बहाने, कभी कारखानों के नाम पर, कभी सड़क निर्माण के बहाने, कभी विकास के दूसरे आकर्षण के बहाने हम जीवन देने वाले बहुत सारे असंख्य पेड़ों का निर्मम विनाश करते हैं और निर्मम कटाई करते जा रहे हैं। इस वजह से भी पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए ना, वनों के विनाश से लाखों जंगली जानवर बेघर होकर मौत को मजबूरन गले लगाते हैं और खूंखार शिकारियों की जद में आ जाते हैं। पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा घर और हमारी जिंदगी, हमारे लोग, हमारे घर के लोग सुरक्षित हैं, तो हम अपनी जिंदगी मौज मस्ती में गुजार रहे हैं। होता क्या है कि खाद, कीटनाशक और तरह तरह के यंत्र बनाने वाले जो बहुत सारी मशीनें होती हैं, इस कारण भी पर्यावरण का असंतुलन होता है। आपको याद होगा कि पहले जो खेती की प्रक्रिया थी, ठीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तकनीकी दृष्टि से, लेकिन गाय बैल के जरिए जुताई होती थी, और जिसके गांव में, घर में गाय और बैल की संख्या ज्यादा होती थी, वो बहुत समृद्ध माना जाता था। लेकिन अभी गाय तो फिर भी लोगों के घरों में है, बैलों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, जिससे जुताई बुआई होती थी। सारा कुछ मशीन, आधुनिक साधन आ गए हैं, और सब कुछ केमिकल के जरिए, खादों के जरिए ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल। तो वो जो लालच, एक लालच भी हमें, जो लालच है ना, वो हमें जकड़ रहा है कि हम कम उसमें ज्यादा किस तरह से आमदनी कर सकते हैं, और उसके लिए हम एक तरह से कहते हैं ना कि विषैली चीजों का भी उसमें छिड़काव कर देते हैं। और आगे चलकर देखने में आता है कि आम आदमी जब उसका खाद्य पदार्थ को खाता है तो बीमार पड़ते हैं। आजकल हमारी इम्यूनिटी कहाँ इतनी मजबूत है ना, जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि पहले का खाना शुद्ध हुआ करता था। तो आज से लगभग 50 साल पहले तक 25 से 35 फीट खोदने पर ही कुएं पानी देने लगते थे, और फिर 25 साल पहले यानी पानी की बात करें तो 100 से 150 फीट गहराई में चला गया, और हमने भूजल भंडार की महत्ता तो समझी नहीं, और अब पानी 300 से 500 फीट नीचे जा चुका है, और हम भूजल को सिर्फ और सिर्फ उलीचने में ही विश्वास करते हैं। अब तो कुआं वगैरह गांव में सिर्फ नाम के लिए रहते सिर्फ देखने के लिए कि कोई आए तो ये देखो हमारे घर में कुआं है, हमारे द्वार पर। पहले क्या होता था, कुएं से पानी निकाला जाता था, और कुएं से पानी निकालकर रहट के जरिए सिंचाई भी की जाती थी, और वो जो खेतों के मेड़ों के जरिए पानी मिलता था, तो फसल लहलहाते हुए दिखते थे, बड़ा अच्छा लगता था, सुंदर माहौल। सारे फिल्मों में भी वो सब बातें, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, इस तरह का जो है पानी का संचय किया जाता था। कुएं से पानी निकालना तो दूर की बात, कुएं में पानी ही नहीं मिलता है। और इसी तरह एक श्रोता ने भी लिखा है कि विनाश के कगार पर पृथ्वी जब इंसान अपने जिद पर आता है तो कुछ भी नहीं सोचता। दो देशों के बीच महायुद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है, ये भी विनाश का कारण है। और धरती को बचाने के लिए सभी देशों को, खासकर हमारे देश को चिंतन की जरूरत है, क्योंकि धरती सीमित है, संसाधन की कमी है, कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी ध्यान देना होगा। आपको पता होगा मंदाकिनी जी की, जैसे मौसम बदलता है, गर्मी के मौसम में जगह जगह आग लगने की खबरें आती हैं। हाँ, जंगलों में भी आग लग जाती है। अभी अपने देश से बाहर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आग लगी और वो
उसकी खबर बनी और पानी कम पड़ गया उसे आग बुझाने के लिए। तो वो एक वहां की हवा बड़ी सूखी है, ये कहा जाता है, साथ में लगा हुआ रेगिस्तान है, लेकिन इस सब के जिम्मेदार कहीं न कहीं इंसान है। बिल्कुल सही बात और है। इतना ज्यादा हमने पृथ्वी का शोषण दोहन कर लिया है कि पृथ्वी अब अपने रौद्र रूप में आ गई है। बिल्कुल। तो अब भी हम चाहे तो सचेत हो जाएं और धरती से प्यार करना सीखें निजी स्तर पर। तभी धरती बच पाएगी, तभी धरती की हरियाली बच पाएगी। लेकिन कैसे होगा ममता जी, जब हम सिर्फ अपने से प्यार करने में लगे हुए हैं, हम अपने आत्ममुग्धता से दूरी नहीं निकल पाते, है ना? खुद को हम पसंद करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। कहाँ हमारे पास टाइम होता है पृथ्वी के बारे में सोचने का, प्रकृति को करीब से देखने का? वो समय गया जब गीतकार किसी बेल को देखकर, किसी फूल को देखकर एक गीत रच दिया करते थे, है ना? आज हम हजारों फूल देखकर भी एक शब्द नहीं रच पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम बिल्कुल दूर हो गए हैं, शुष्क हो गए हैं भीतर से। हमारे भीतर के सूखेपन के साथ साथ सबका मन भी सूख गया है, तो उसके जिम्मेदार हम ही हैं। हाँ, तो इस शुष्कता को बचाने की जरूरत है। बिल्कुल। फिलहाल एक गाना सुन ले। हाँ, तो ममता जी चलिए, अब समय हो गया है आपकी वो जो पकवान बनाने का, आप जो लोहड़ी के दिन बनाने जा रही थी ना, नहीं, अब बना लेते हैं। नहीं अभी देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अभी पकवान नहीं बनाएंगे। अभी तो हमने श्रोताओं से कहा कि वो पकवान बना के बताएं और क्या क्या व्यंजन उनके यहाँ बनते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी लोहड़ी के बारे में जानकारी तो देंगे अपने सखियों और सखाओं को। वैसे आज फसल की कटाई और बुआई की खुशी में मनाया जाता है आज का त्योहार लोहड़ी। लोहड़ी उत्तर भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, ये हमारे श्रोता जानते हैं। बिल्कुल। मकर संक्रांति के एक दिन पहले से मनाते हैं। आज के दिन विशेष पकवान बनाते हैं, गजक, रेवड़ी, मूंगफली, तिल गुड़ के लड्डू, मक्के की रोटी, सरसों का साग वगैरह वगैरह। लेकिन क्या क्या बनाते हैं वो तो हमारे श्रोता बताएंगे। तभी श्रोता बताने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप पढ़ेंगी। और मुझे लगता है कि आज आप भी गजक, रेवड़ी, मूंगफली और तिल के लड्डू लेकर आई थी मेरे लिए। अरे हाँ, लेकर तो आई थी, लेकिन आपने तो हमें रोक दिया ना। क्यों? नहीं जाओ मत, सखी सहेली करना याद दिला दिया। सखी सहेली के बाद हम उसका सेवन कर पाएंगे तो ना? हम सखी सहेली थोड़ी ना हम छोड़ने वाले थे। ये बात सही है, हमें याद रहता है। सखी सहेली तो हमें हर वक्त हमारे याद रहता है जी। हम तो बस आपके लिए गजक, तिल के लड्डू वो लेने जा रही थी जी, लेकिन आपने हमें बोलने ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस कार्यक्रम के बाद में हम वो तिल और लड्डू का सेवन कर लेंगे, है ना सखियों? और देखिए ममता जी, हम बात कर रहे हैं आज लोहड़ी की। तो उत्तर भारत का ये लोकप्रिय त्योहार है और सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का भी प्रतीक है आज का ये त्योहार। और आपने बताया भी था कि ये कृषि से ही संबंधित है और पंजाब में कटाई के मौसम का भी प्रतीक माना जाता है। तो हर साल पौष के महीने में आमतौर पर 13 जनवरी यानी आज के दिन विशेष रूप से पंजाब के लोगों द्वारा बहुत ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है। और लोहड़ी या लाल लोई के नाम से भी इसे कहा जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो पारंपरिक रूप से रबी की फसल की कटाई और गन्ने की फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है। इसके विपरीत नववर्ष के रूप में भी इसे देखा जाता है। और ये गीत गाते हैं, चाहे लोकगीत हो या लोहड़ी जो खास गायन शैली के रूप में हम जानते हैं, वो भी गाते हैं। अलाव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं कि वे धरती को समृद्ध और प्रचुरता से भरे रहें। बिल्कुल। और फसलों की पूजा भी होती है। कई जगहों पर आज जौ और गेहूं की बालियों को तोड़कर उसकी भी पूजा की जाती है। और गन्ने के खेत से गन्ना तोड़कर उसकी पूजा करके और गन्ना भी चूसा जाता है। तो अब आप गन्ना चूसने के लिए खेत में चली जाइएगा कि ममता ने कहा कि हम लड्डू बनाने जा रहे हैं तो हम चलो खेत में चले। पर मैंने देखा था आप साथ में गन्ना भी लेकर आ रही थी। बिल्कुल। अब वो दिन भी याद कर लीजिए। कौन सा? कि गन्ने के खेत में जाते थे और खुद तो हाथ से टूटता नहीं था, तो किसी न किसी अंकल या भैया से तुड़वाए करते थे। और सबसे बड़ी बात मुझे तो याद है कि बचपन में जब भी हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे तो गन्ने के खेतों के पीछे छुप जाया करते थे और आवाज लगाया करते थे, बताओ मैं कहाँ हूँ, है ना? जिसे हम बचपन में लुका छिपी का खेल कहते थे। और लोग तुरंत ढूंढ लेते थे। अच्छा, एक बात बताइए आप कि गन्ने की बात तो की, लुका छिपी की, लेकिन जो बड़ा सा गन्ना मोटा वाला होता था वो पूरी की पूरी उसे ईख भी कहते थे, जिसको हम कहते ई से ईख। तो वो ईख पूरा पूरा आपने कभी चूसा है? बिल्कुल, बचपन में चूसा। और दांत इतने मजबूत होते थे ममता जी कि हम आराम से उसे चूसा करते थे और बड़ा मजा आता था। एक लंबी ईख लेकर बैठ जाते थे और उसे चूसते थे। एक बात और बताइए कि अभी जो अब की पीढ़ी है, हमारे बाद जो छोटे बच्चे हैं, उनको एक टुकड़ा गन्ने का देकर देखिए, छील के भी
करेंगे, वो चूस पाएंगे? लेकिन वो तो ई से ईख भी नहीं जानते ना। वो कहेंगे कि मम्मा इसको पीस कर दे दो, इसको क्रश करके दे दो तो हम ले लेंगे। हाँ, लेकिन एक बात कहूँ, बच्चों का दोष नहीं है, माता पिता भी कहेंगे ना 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 बेटा, दांत खराब हो जाएंगे, दांत कमजोर हो जाएंगे, दांत टूट जाएगा, मैं आपको पीस के दे देती हूँ, उसका रस निकाल के दे देती हूँ, खरोच लग जाएगी। हाँ, है ना। तो माता पिता ने भी तो बच्चों को कितना नाजुक बना दिया है। वो तो सब बचपन की जो बहुत सारी बातें हैं, तो हम करने लगेंगे तो हमें लगता है कि सिर्फ वही बातें, 1 घंटा बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मिट्टी में खेलना, मिट्टी में घरौंदे बनाना, और उस मिट्टी में घरौंदा बना के उसमें पानी भरना, फिर से बनाना, गीली मिट्टी। हर दिन हम घरौंदा बनाते थे, हर दिन गीली मिट्टी करते थे, लेकिन हमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, हमारे पैर मिट्टियों से भरे रहते थे, ना माता पिता कुछ कहते थे, ना डांट पड़ती थी, ना फटकार होती थी। लेकिन अब अगर छोटे बच्चे मिट्टी में खेलें तो लोगों को लगता है अरे इन्फेक्शन हो जाएगा, एलर्जी है, इसको मिट्टी से एलर्जी है, इसको घास से एलर्जी है, इसको फूलों की पत्तियों से एलर्जी है। बच्चों को माता पिता खबरदार कर देते, खबरदार जो मिट्टी में गए, खबरदार जो उस फूल को छेड़ा, खबरदार जो यहाँ हाथ लगाया, खबरदार जो ये किया। तो बच्चा खुद इतना घबरा जाता है कि आप उससे कैसे उम्मीद करती हैं? अब 1 मिनट मंदाकिनी जी, अगर बहुत ज्यादा आपने ये कहा कि अब माता पिता खबरदार ये करते, तो अभी जो आधुनिक तरीके से, आधुनिक जीवन शैली से जीने वाले लोग हैं ना, वो नाराज हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, फटाफट गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल, नाराज मत होइएगा, ये चर्चा का विषय है और बेहद गंभीर विषय है ममता जी। बिल्कुल, चलिए गीत सुनते हैं, बड़ी फटाफट भेज मिलते रहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मंदाकिनी जी, हमने बचपन की याद दिला दी और हमारे श्रोताओं ने सारी यादें टटोलकर अब टिप्पणियां भेजी हैं ढेर सारी। अब एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा बचपन उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बीता, वहाँ शुगर फैक्ट्री में मेरे पिताजी कार्यरत थे। हमने बचपन में बहुत सारा गन्ना ऊख चूसा है, और वो मीठे लाल लाल मोटे पोर वाले गन्ने। और आज इस गाना चूसने की बात पर सारा बचपन हमें याद आ गया, गन्ना चूसने की बात पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर जब हम बचपन को खंगालते हैं ना, तो न जाने कितनी बातें जो है वो गर्भ में छुपी हुई बाहर आ जाती हैं, और फिर लगता है कि अरे हमने बचपन जी लिया। जैसे आज हमने बचपन जी भी तो लिया ना ममता जी, है ना। तो आपने याद भी दिला दी कि ई से ईख होता है, वो बचपन याद दिला दिया। अब बात लोहड़ी की चल रही थी ना, तो लोहड़ी को कितने तरीके से लोग मनाते हैं। दरअसल फसलों की कटाई और बुआई तो होती है, अब हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। आपको पता है, असम में फसल जब कट जाती है तो लोगों के घर अनाजों से इस मौसम में भर जाते हैं। तो ऐसे में वहां पर भोगाली बिहू का पर्व मनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए गांव के लोग मिलकर अपने खेतों में खूबसूरत घर बनाते हैं, और इसे भेला घर कहते हैं वो लोग। और इन भेला घरों को फसल कटाई के बाद बची फसलों की ठूंठ से इसे बनाया जाता है, और फिर 2 दिन तक यहाँ पर जश्न मनाया जाता है। बिल्कुल। और भोगाली बिहू का जो पहला दिन होता है ममता जी, वहाँ लोग भेला घर में तरह तरह के पकवान बनाते हैं, और पूरा गांव या समुदाय जो है एक साथ मिलकर भोज करता है, और इसे उरुका भी कहा जाता है। और इसके अगले दिन भेला घर में पूजा की जाती है, और सुबह सूर्योदय से पहले इसे पवित्र रीति रिवाजों के साथ जलाया भी जाता है। और इसे माघ की संक्रांति या दुमाही भी कहते हैं। इसमें लोग अग्नि देवता की पूजा करते हैं, और भी बहुत कुछ होता है असम में। और क्या करते हैं कि वहाँ असम में कटी हुई जो फसल होती है, उसका जो कचरा होता है, उसी का खेतों में घर भी बना लेते हैं। तो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। तो हमारे श्रोता भी कुछ लिख रहे हैं। बताइए। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज जो लोहड़ी का पर्व है, उत्तरी भारत विशिष्ट रूप से पंजाब और हरियाणा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और ये मकर संक्रांति से पहले मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व न केवल कृषि और प्रकृति से जुड़ा है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा और सामूहिकता का भी प्रतीक है। एक श्रोता ने लिखा है कि मकर संक्रांति से पहले वाली रात को सूर्यास्त के बाद मनाया जाने वाला पंजाब प्रांत का पर्व है लोहड़ी, जिसका अर्थ है लकड़ी, ओह गोहा यानी सूखे उपले, ड़ी रेवड़ी। इस पर्व के 20-25 दिन पहले ही बच्चे लोहड़ी के लोग गीत गा गा कर लकड़ी और उपले इकट्ठे करते हैं। फिर इकट्ठी की गई सामग्री को चौराहे, मोहल्ले के किसी खुले स्थान पर आग जलाते हैं, या फिर अलाव जिसे कहते हैं। इस उत्सव को पंजाबी समाज बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। और एक लिख रहे हैं कि आज तो दही जमाने की तैयारी चल रही है। अच्छी तरह से दही जम जाए तो कल स्नान दान के बाद दही, चूड़ा, तिलकुट और तरह तरह की सब्जियां, दाल, उड़द, मूंग और चावल की खिचड़ी अपने 4 यार दही, पापड़, घी, अचार के साथ प्रभु को भी भोग लगाएंगे, और हम भी खाएंगे और अपने परिवार वालों को भी देंगे। क्या बात है। तो याद रखिएगा, कल सखी सहेली से पहले खिचड़ी
खाकर बनाकर और मेरे लिए लेकर भी आना है। बिल्कुल, मेरे लिए भी। एक श्रोता ने लिखा है कि पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और कटाई से जुड़ा हुआ विशेष त्योहार है। इस अवसर पर पंजाब में नई फसल की पूजा होती है। और आगे इन्होंने लिखा है कि ये त्योहार पूस की आखिरी रात और माघ की पहली सुबह की कड़क ठंड को कम करने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल। मान्यता ये है कि लोहड़ी शब्द लोई यानी संत कबीर की पत्नी से उत्पन्न हुआ था। लोई जिन कबीर की पत्नी का नाम था, लेकिन कई लोग इसे लीलोड़ी से उत्पन्न हुआ भी मानते हैं, जो बाद में लोहड़ी शब्द हो गया। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि शब्द लोह यानी चपाती बनाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण से निकला है। बहुत सुंदर जानकारी दी है। और अब एक गीत सुन लिया जाए ममता जी। सुनते हैं। उन्होंने स्कूल के दिनों में टेनिस, स्केटिंग और मुक्केबाजी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था ममता जी। और इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते। और कहते हैं कि थान टा नामक एक मार्शल आर्ट थी राष्ट्रीय स्तर की, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। और बाद में अगर हम बात करें उनके व्यक्तिगत जीवन की, तो उनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव के ग्रामीण परिवार में हुआ। और इनके पिता ने इनके लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी और इनके लिए काफी मेहनत की, तब जाकर ये इतने बड़े स्थान पर पहुंची हैं। और साल 2017 में मनु ने केरल में नेशनल चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण पदक जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। और इसी वर्ष एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में भाकर ने रजत पदक अपने नाम कर लिया था। और मैक्सिको के ग्वादालाजरा में 2018 अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट शूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भाकर ने 2 बार के चैंपियन अलेजांद्रा जवाला को हराया था। तो इस प्रकार से वो इस जीत से जो है वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की वो भारतीय भी बन गई। उन्होंने टोक्यो 2020 में ओलंपिक में डेब्यू किया था, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफिकेशन के दौरान उनकी पिस्टल खराब हो गई थी, तो इस वजह से उन्हें पदक नहीं मिला था। लेकिन वे हारी नहीं, आगे बढ़ती रही और 10 मीटर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भी वो पदक हासिल करने से उस समय चूक गई थी। लेकिन उन्होंने अपना हौसला बढ़ाए रखा और आगे वे बढ़ती गई। और देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और युवा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक के साथ मनु भाकर बहुत कम उम्र में इतिहास की सबसे सफल भारतीय महिला निशानेबाज बन गई। और मनु भाकर पेरिस 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और ये मौका एक दिन बाद आया जब 20 वर्षों में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला निशानेबाज बनी। पिस्टल की खराबी कारण, जैसा कि आपने बताया, तो उन्हें वंचित कर दिया गया था, लेकिन वे आगे बढ़ती रही और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जिससे वो आजाद भारत से एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई। तो अब एक गाना उनके लिए हम सुन लें। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो ममता जी, हमारे जो भोगी व्यंजन है उसके बारे में श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है। आप लिख रही हैं कि भाई, स्नान ध्यान के पश्चात विभिन्न त्योहारों पर विशेष व्यंजन को ग्रहण करने का प्रचलन उदर पूर्ति हेतु नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी प्रचलन में है। और इस दृष्टिकोण से स्नान ध्यान से उत्तर भारत में ऐसे अवसरों पर नदी तटों पर प्रतिवर्ष उचित प्रबंध किया जाता है। फिर इस वर्ष तो महाकुंभ का भी आयोजन किया जा रहा है और भोजन हेतु यहाँ समसामयिक व्यंजन मिलते हैं। वैसे यहाँ पर मकर संक्रांति के रूप में ये पर्व मनाया जाता है और व्यंजनों में स्वादिष्ट खिचड़ी, जिसे हम खिचड़ा कहते हैं, पकाया जाता है, जिसमें उड़द दाल का प्रयोग होता है। तिलवा पट्टी के रूप में गुड़, दिल, मूंगफली के व्यंजन भी उसमें शामिल होते हैं। एक श्रोता ने इसी तरह लिखा है कि महाराष्ट्र में भोगी के दिन असली घी डालकर बनी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है और मक्खन से सजी बाजरे की भाकरी बनती है, बैगन का भरता और लेकुर वाली भाजी बनाई जाती है, यानी वाल पापड़ी, और मटर, तुअर के हरे दाने, तुअर यानी जो अरहर की दाल, बैगन और चंदन बटवा, गाजर वगैरह वगैरह अनेक सब्जियां डालकर बनाई सब्जी, तिल की चटनी और दही। ऐसा भोजन बनाते हैं जो जाड़ों के मौसम में सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और संक्रांति के दिन खास गुलाची पोली, मतलब ये शायद पूरन पोली के लिए कहा जाता है, गुड़ की रोटी जिसे असली घी के साथ पूरन पोली कहते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, वो बनता है। और महाराष्ट्र में पूरन पोली अक्सर ज्यादातर त्योहारों पर मनाई जाती है। और ममता जी, इन्होंने आपको और मेरे को बुलाया भी है, देखिए, आइए आप दोनों भी स्वाद के लिए। तो इस समय क्या करें, इस समय गाने के साथ चले? बिल्कुल, चलते हैं उनके रेडियो सेट तक।
ने सबको याद दिला दिया। बिल्कुल शुरू में ही। हाँ। और सब कल उड़ाएंगे भी। आप भी पतंग उड़ाएंगे? बिल्कुल उड़ाएंगे। और हम आपके साथ जब आप उड़ाएंगी तो मैं लटाई पकड़ूंगी और जब मैं उड़ाऊंगी तो आप लटाई, या हो सकता है हम दोनों अलग अलग पतंग उड़ा रहे हैं और बोई काटा रे ये भी कर सकते हैं। हो सकता है कि दोनों अनाड़ी हैं तो न उड़ा पाए और कोई किसी और का साथ दे। बहरहाल हमारे जो श्रोता हैं वो अपना अनुभव बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे एक श्रोता ने भोगीची भाजी, मतलब महाराष्ट्र में जो मिश्रित सब्जी है, हाँ, भोगी के जो व्यंजन होते हैं उसके बारे में लिखा है और कहा है कि मिश्रित सब्जी करी विशेष रूप से भोगी के लिए बनाई जाती है, जिसमें इन्होंने लिख दिया 30 मिनट में बन जाता है ये। अच्छा। गाजर छीला हुआ टुकड़ों में कटा हुआ, आलू छीला हुआ टुकड़ों में कटा हुआ, बैगन डंठल हटाकर टुकड़े कर ले और चना हरा वाला चना तकरीबन 4 कप ले लें और ब्रॉड बीन्स ले लें और पका हुआ बेर ले लें। अच्छा। हरी मिर्च बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली पाउडर, बड़ा चम्मच भुना हुआ तिल पाउडर, छोटा चम्मच तेल, छोटी चम्मच महाराष्ट्रियन गोड़ा मसाला, छोटी चम्मच जीरा, छोटा चम्मच हींग, छोटे चम्मच से हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के लिए और धनिया पत्ती कटा हुआ, छोटे चम्मच नींबू का रस। इन सबको मिलाकर इसे बनाते हैं। मूंगफली और तिल के साथ सर्दियों की मौसमी सब्जियों की भरमार का जश्न मनाया जाता है। मतलब सबको मिलाकर एक तरह से भोजन तैयार होता है, खिचड़ा बनता है और मुंह में पानी भी आ गया है ना ममता जी। लेकिन घड़ी की ओर देखिए, अब बिल्कुल वक्त नहीं है कि आप जो स्वाद, चटपटा स्वाद है उसका आप इजहार करें। नहीं, अब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि समय अब इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहा है। और देते हैं सखियों से इजाजत। तो आप सभी को ममता सिंह और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली सखी सहेली।